गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी कैसे हैं? आज बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे आप लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अकाउंटेंसी का सीखने के लिए जा रहे हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हैं। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? सबसे पहले आज की टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है बेटा एक साल में रिप्रेजेंट करने वाली कंपनी की वो स्टेटमेंट्स जो कंपनी की एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस, कैश वगैरह की सही जानकारी देता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। एक जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है उसको एज पर सेबी गाइडलाइंस कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपकी बताएगी आज तक की कितनी आपके पास एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, कैपिटल है, उसकी जानकारी आपको बैलेंस शीट बताएगी। सेकेंड वन, आपको प्रॉफिट एंड लॉस रिप्रेजेंट करना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा कि एक साल में, याद रखिएगा सिर्फ एक साल में आपने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस जो है अर्न किया है इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर। थर्ड वन जो है वो आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट वो रिप्रेजेंट करनी होती है एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को, जो ये बताता है कि आपने एक अकाउंटिंग ईयर में कितना तो कैश इनफ्लो हुआ, आपके पास कितना कैश आया और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ, मतलब कि कितना कैश आपके पास से गया वेरियस एक्टिविटीज से। तो ये आपको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट की जानकारी जो है वो देनी होगी अपने कंपनी के वेरियस इन्वेस्टर्स को। एक आपको शो करना होगा चेंज इन इक्विटी। चेंज इन इक्विटी भी मतलब आपने अपने इक्विटी शेयर होल्डर में अगर कोई इस साल एक नया चेंज किया है, कोई नए टाइप के शेयर्स इशू किए हैं, तो उसका भी इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों को देना होता है अपने वेरियस स्टेक होल्डर्स को। और एक एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी आपको रिप्रेजेंट करना होता है, क्योंकि हर एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को एक साल में कुछ चेंज उसने किए होते हैं या उस पर किसी तरह के कोई क्लेम वगैरह हो रहे होते हैं जिनको हम कंटिजेंट लाइबिलिटीज के नाम से जानते हैं। अगर वो हम अकाउंट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो हम उन्हें नीचे फुट नोट में दिखा देते हैं, तो उन्हें ही एक्सप्लेनेटरी नोट्स बोला जाता है। तो इसकी भी हमें जो है इंफॉर्मेशन देनी होती है। आज की क्लास में हम बैलेंस शीट को और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को काफ़ी डिटेल में जो है जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैलेंस शीट के साथ में। तो जैसा कि आप अपनी इमेज में देख पा रहे हैं बैलेंस शीट आपके पास आ चुकी है। जो ये बैलेंस शीट है आज के टाइम कंपनी एक्ट 2013 में बैलेंस शीट ऐसे बनती है और ये बैलेंस शीट ऐसे वर्टिकल फॉर्म में बनती है। पहले बैलेंस शीट बेटा कंपनी एक्ट 1956 में हॉरिजेंटल बनती थी। आज कंपनी एक्ट 2013 में ऐसे वर्टिकल फॉर्म में बनाई जाती है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब इस बैलेंस शीट में आपने याद रखना है कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 और पार्ट 1 में इस बैलेंस शीट को डिजाइन किया गया है। इसमें आप सबसे पहले ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं पर्टिकुलर है, एक नोट नंबर है। पर्टिकुलर में आप एसेट लाइबिलिटीज की जानकारी दे रहे हैं। नोट नंबर में अगर इन्हीं लाइबिलिटीज एसेट को और ज़्यादा खोल के बताया जाए कि लाइक मान लीजिए आपके पास ये जो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है, तो इस शेयर कैपिटल में किस टाइप की कैपिटल्स हैं उसके सामने एक नोट डाल दिया जाएगा 1 और नीचे डिटेल में बता दिया जाएगा कि शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स हैं, प्रीफरेंस शेयर्स हैं, कौन से शेयर्स हैं वो वहाँ पे बता दिए जाते हैं। उसके बाद एक कॉलम आता है करंट ईयर का, जो थर्ड कॉलम है जिसमें करंट ईयर के सारे एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल्स की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी अमाउंट के फिगर में। और उससे आगे प्रीवियस ईयर आपको मिलेगा जिसमें आप अपने करंट ईयर को प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर सकते हो कि आप प्रेजेंट में अच्छा कर रहे हैं या पास्ट में अच्छा कर रहे थे, जैसा कि ये बैलेंस शीट दिखा रही है। इस वर्टिकल बैलेंस शीट की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि आप इजीली अपने कई ईयर को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने कई सालों को यहाँ पे जो है वो दिखा सकते हैं इसी के अंदर। ठीक है, तो ईयर बाय ईयर इसकी जो है कंपैरिजन हो जाती है। ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट को दिखाने के लिए। अभी तो इसमें एक प्रीवियस ईयर है, आप चाहे तो अपने कितने भी पास्ट के ईयर इसमें आप ऐड करके जान सकते हैं कि आप प्रेजेंट में कहाँ स्टैंड करते हैं और पास्ट में कहाँ थे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए बैलेंस शीट को मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे कि आप बैलेंस शीट में देख पा रहे हैं ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, ऊपर लाइबिलिटी है और नीचे आपके पास में एसेट्स जो है दी हुई है। अब लाइबिलिटीज में भी एक चीज ध्यान दीजिए कि इसमें 4 बोल्ड लाइन है। वो 4 बोल्ड लाइन जो है वो मेजर हेड के हैं।
फर्स्ट मेजर हेड आपके पास जो है वो शेयर होल्डर फंड है। सेकंड मेजर हेड जो है वो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट्स के लिए है। थर्ड मेजर हेड जो है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज का है। और फोर्थ मेजर हेड जो है वो करंट लाइबिलिटीज का है। क्लियर है? तो ये जो बोल्ड लाइन है इन्हें बोलते हैं बेटा मेजर हेड। क्लियर है? ऐसी एसेट में दो मेजर हेड जो है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। एक आपके पास है प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, या जिसे हम नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं। और दूसरा मेजर हेड जो है वो ब्लैक लाइन में ही है और वो यूज किया गया है करंट एसेट्स के लिए। क्लियर है? तो एसेट साइड में दो मेजर हेड है और लाइबिलिटी साइड में चार मेजर हेड है। क्लियर है? अब हम वन बाय वन हर मेजर हेड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मेजर हेड आपके पास आता है शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड में आप देख पा रहे होंगे कि तीन लाइनें लिखी गई हैं नीचे, जो उसकी शैडो लाइन में है वो बोल्ड लाइन में नहीं है। उन तीन को हम यहाँ पे बोलते हैं सब हेड। सबसे पहले ऊपर है मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड, और इसके नीचे जो तीन पॉइंट है वो इसके सब हेड है। वन बाय वन हर एक सब हेड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल सब हेड बताता है कि हमारे पास टोटल कैपिटल्स इक्विटी शेयर या प्रीफरेंस शेयर के रूप में कितनी हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल्स अवेलेबल है, वो हमें बताता है वो सब हेड। उसके बाद में दूसरा सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस का। जो सब हेड आपको ये बताता है कि एक साल में आपके पास कितने रिजर्व्स हैं, लाइक जनरल रिजर्व, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट, डेबिट बैलेंस, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स कितने हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम्स कितना है। क्लियर है? ये सब चीज आपको किस में मिलेगी? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर है? अभी ना मैं नेक्स्ट जो आपको क्लास दूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, मैं इन्हीं के जो आपको मैं अभी मेजर हेड और सब हेड बता रहा हूं, तो इन सब हेड के अंदर क्या क्या कंटेंट्स आते हैं तो इनके बारे में हम डीप में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए थर्ड सब हेड को बात करते हैं। थर्ड सब हेड है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, तो ये पेपर में हमारे सीबीएसई बोर्ड 12th में आता नहीं है, आप इसको चाहे तो काट सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास कंप्लीट शेयर होल्डर फंड। नेक्स्ट वन, सेकंड वन जो आपके पास बेटा आप लोग स्क्रीन पे मेजर हेड को देख पा रहे हैं, जो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये भी सीबीएसई बोर्ड में नहीं आता है, आप इस मेजर हेड को भी यहाँ से डिडक्ट कर सकते हैं। क्यों? तो इस तरीके से ना एज पर द 12th सीबीएसई बोर्ड हमारे पास तीन मेजर हेड ही आप रख सकते हैं लाइबिलिटी साइड में, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। क्लियर है? तो अभी शेयर होल्डर फंड डिस्कस हो गया, तो अब नेक्स्ट आते हैं हम नॉन करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी इज द मेजर हेड और उसके अंदर कुछ सब हेड आपके पास दिए हुए हैं, तो वन बाय वन उनका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले पे आपको दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो होती है बेटा, लंबे टाइम के लिए आपने कहाँ से रुपया बोरो कर रखा है। वो डिबेंचर्स हो सकते हैं, वो बैंक से लोन हो सकता है, पब्लिक से डिपॉजिट करवाया हो सकता है, तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपके पास यहाँ पे दिए रखी हैं। दूसरा आपके पास है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। ये हमारा सीबीएसई 12th बोर्ड में नहीं आता है, आप इसको यहाँ से कट कर सकते हैं। बस डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज होती हैं फ्यूचर में अगर हमें कुछ टैक्स ज़्यादा पेड करना पड़े जो हम प्रेजेंट में पेड नहीं करा है, तो उसको हम बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। बस एज पर सीबीएसई बोर्ड ये डिडक्टेड है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एक सब हेड है जिसके अंदर आता है जो आपने वो डिबेंचर्स के चैप्टर किए होंगे, प्रीफरेंस शेयर के किए होंगे। अगर डिबेंचर को रिडीम करते हैं तो उस टाइम पे आप उनको सिक्योरिटी प्रीमियम देते हैं, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर या प्रीफरेंस शेयर, ये इस टाइप की लाइबिलिटीज अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर आती हैं। नेक्स्ट वन है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जो है बेटा, वो लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपने कोई प्रोविजंस जनरेट करे हैं, प्रोविजंस जो होते हैं किसी स्पेशल पर्पज के लिए बनाए जाते हैं, तो इस टाइप का अगर आपने कोई प्रोविजन जनरेट किया है लॉन्ग टर्म के लिए, तो लाइक मान लीजिए आपने प्रोविजंस जो है वो बनाए हैं अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, उनको ग्रेचुइटीज़ वगैरह जो उनके रिटायरमेंट पे दी जाती हैं उनके लिए बनाए हैं, तो वो हमारे पास इसके अंदर डाले जाते हैं। क्लियर है बेटा आप सभी को? तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है शेयर होल्डर फंड और हमने पढ़ लिया है नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब आते हैं बेटा करंट लाइबिलिटीज पे।
करंट लाइबिलिटीज के अगर सब हेड की बात करें तो करंट लाइबिलिटीज के अंदर जो सब हेड आते हैं, सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरिंग। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए कहीं बैंक वगैरह से लोन लिया है, लाइक मान लीजिए आपने शॉर्ट टर्म के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट किया है। बैंक ओवरड्राफ्ट समझते होंगे ना, बैंक से ज़्यादा रुपया निकाल लेना। शॉर्ट टर्म के लिए बैंक से लोन ले लेना, डिमांड लोन ले लेना, जो आप जब भी बैंक आपसे बोले उसी टाइम आपको पेड करना पड़े, तो ये सब शॉर्ट टर्म लोन्स में आएंगे। करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी का अंतर तो आप समझते ही होंगे। करंट लाइबिलिटीज होती हैं जो 1 साल में पेड करनी होती हैं, और नॉन करंट लाइबिलिटी जिनको आप 1 साल से ज़्यादा में पेड कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वन, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल क्या होता है? ट्रेड पेबल में दो चीज आती है, एक क्रेडिटर्स और एक बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल से मिलके ट्रेड पेबल जो है वो बनता है। तो आपके पास में क्रेडिटर आपके लेनदार होते हैं। शॉर्ट रन के लिए आपने किसी से उधार में सामान खरीद लिया है, तो वो आपके किसके अंदर आते हैं बेटा? क्रेडिटर्स के अंदर आते हैं, है ना। और बिल्स पेबल क्या होता है? अगर आप उनसे रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट आप उनको साइन करके दे दे कि भाई हम आपका रुपया जो है इतने टाइम में चुका देंगे, तो वो बिल्स पेबल होता है ना। तो ये करंट लाइबिलिटी है। अदर करंट लाइबिलिटीज यहाँ पे आपको दे रखा है, इसके अंदर भी आपके पास कुछ लाइबिलिटीज आती है, लाइक मान लीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए आपके पास, ठीक है। कोई कैपिटल एडवांस आपने रिसीव कर लिया है, या फिर आउटस्टैंडिंग रेंट है आपके पास में, ठीक है, या फिर इनकम रिसीव इन एडवांस, आपने एडवांस में कोई रुपया ले लिया है, तो ये आपके पास किस में आता है? याद रखिएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज में। इसके बाद आपके पास शॉर्ट टर्म प्रोविजन एक सब हेड है, मेजर हेड ऑफ करंट लाइबिलिटी का। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होते हैं थोड़े टाइम के लिए जो आपने प्रोविजंस बनाए होते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये आपका एक शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, ठीक है, जो आपने बनाया होता है, जो इस साल के लिए टैक्स पेड करने के लिए आपने बनाया है। तो बस इस तरीके से आपने पढ़ा कि हमें लाइबिलिटी के 3 मेजर हेड हैं, एक डिडक्टेड है जो हमने कटवा दिया है। तो शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। क्लियर है बेटा आप सभी को? बिल्कुल। अब आते हैं बेटा एसेट साइड पे। एसेट साइड में आपके पास में दो जो है वो मेजर हेड है। फर्स्ट वन मेजर हेड आपके पास एसेट साइड में आता है, जो है प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स का। अब देखिए, ये जो है नॉन करंट एसेट के रूप में है। नॉन करंट एसेट्स होती हैं जिनको हमें पेड करने के लिए 1 साल से ज़्यादा का टाइम मिलता है। पेड नहीं करनी है, मतलब ये एक ऐसा खर्चा है जो आपने 1 साल से ज़्यादा के लिए किया है, वो नॉन करंट एसेट होता है। और करंट एसेट होता है जो 1 साल के लिए किया जाता है, वो करंट एसेट होता है। या अदर वर्ड में ये जान सकते हैं, जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, इट इज द करंट एसेट। और जिसे कैश में कन्वर्ट होने में 1 साल से ज्यादा का टाइम लग जाए, वो नॉन करंट एसेट्स होता है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट को डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखिए, जो ये आपके पास में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल है, ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक टेंजिबल एसेट और एक इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स होती हैं जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, लॉन्ग रन के लिए होती हैं, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लैंड बिल्डिंग फर्नीचर मशीन। तो ये आपके पास हो गए क्या टेंजिबल में प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट्स। क्लियर है। एक इंटेंजिबल एसेट्स आपको यहाँ पे दे रखा है। इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं जिनको सिर्फ आप फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। क्लियर है। तो ये इंटेंजिबल एसेट्स थी। इसके अलावा आपको दे रखा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कोई कैपिटल प्रोग्रेस में, लाइक मान लीजिए आपकी एक बिल्डिंग बन रही है, पूरी नहीं हुई है, बन रही है, तो आपकी टेंजिबल जो है नॉन करंट एसेट में हो जाएगी। या इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है, लाइक मान लीजिए एक पेटेंट आपके पास है और वो पेटेंट पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो पेटेंट पूरी तरह से बना नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है। इसके अलावा बेटा इसमें एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग रन के लिए आपने कोई रुपया कहीं पे इन्वेस्ट किया है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में आता है। क्लियर है। जैसे आपने किसी कंपनी में लॉन्ग रन के लिए शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आ गया।
डेफर्ड टैक्स एसेट ये टॉपिक से कटा हुआ है, लेकिन अगर आप इसका मतलब जानना चाहते हैं तो डेफर्ड टैक्स एसेट होता है कि अगर आपने जो है ज़्यादा टैक्स पेड कर दिया है, इतना आपका टैक्स बनता भी नहीं था, तो आपको वो रुपया वापस मिलेगा, तो ये उसके अंदर रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, ये भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने किसी को लॉन्ग रन के लिए रुपया एडवांस में दे दिया है, तो ये जो है आपके पास इसमें आता है। ठीक है, अदर नॉन करंट एसेट्स भी आपके पास जो है एक पार्ट है नॉन करंट एसेट्स का। क्लियर है बेटा? तो इनके अंदर क्या क्या आता है डिटेल्स में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज मेरा मोटिव था मेजर हेड और सब हेड कराने का। अब नेक्स्ट आप बोल्ड लाइन में देख पा रहे हैं करंट एसेट, और ये लास्ट टॉपिक है। इस करंट एसेट के अंदर कौन से सब हेड आते हैं, तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट इन्वेस्टमेंट है। शॉर्ट रन के लिए जो इन्वेस्ट किया जाता है वो करंट इन्वेस्टमेंट जो है कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा इन्वेंट्रीज होती है, रॉ मटेरियल की फॉर्म में होती है, वर्क इन प्रोग्रेस की फॉर्म में होती है, फिनिश गुड की फॉर्म में होती है। इन्वेंट्रीज होते हैं एक तरह का आपका स्टॉक, जिसको आप यूज करते हैं आगे जो है फर्दर प्रोडक्शन के लिए। क्लियर है? तो वो इन्वेंट्रीज होती हैं। ट्रेड रिसेवेबल दो चीज़ों से बना है, एक डेटर और एक बीआर। डेटर होता है देनदार, और बीआर बिल्स रिसेवेबल जो होता है वो होता है बेटा आपका डेटर का ही एक बड़ा भाई है। अगर देनदार जो आपका है उससे रिटर्न में आप लिखवा के ले लो कि आप इतने टाइम में हमारा रुपया पेड कर देंगे, तो वो आपके लिए होता है बेटा बिल्स रिसेवेबल। ठीक है, नेक्स्ट वन आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की सब ऐड आती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है उसका मीन क्या होता है बेटा, ऐसा रुपया जो या तो कैश की फॉर्म में है या आप उसे बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, ये या फिर करंट इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज आपका किस में आता है, आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने किसी को लोन या एडवांस दिया है तो ये भी आपका करंट एसेट का ही पार्ट जो है बेटा होता है। क्लियर है? अदर करंट एसेट्स में आपके पास कुछ एसेट जो इनमें नहीं आ पाई वो अदर करंट एसेट्स में आ जाती हैं। तो ये थी बेटा आपकी कंप्लीट बैलेंस शीट। लाइबिलिटी का टोटल करिएगा, वही टोटल एसेट के टोटल के इक्वल आना चाहिए, और आपकी जो लाइबिलिटीज और एसेट इक्वल आते ही बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हमने सीखा बैलेंस शीट के बारे में। क्लियर है बेटा? चलिए बेटा, अभी तक बैलेंस शीट की बातें तो बहुत सारी हो चुकी हैं। अब लास्ट टॉपिक आज का डिस्कस कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग भी। तो अब देख पा रहे हैं आप प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पे है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 और पार्ट 2 के अंदर बताया गया है, याद रखिएगा। और हमारी प्रॉफिट एंड लॉस भी बेटा 11th क्लास को फॉलो मत करिएगा। 11th में आपकी बैलेंस प्रॉफिट लॉस बन रही है ऐसे, किस फॉर्म में, हॉरिजेंटल फॉर्म में। तो आप डेबिट में दिखा रहे हैं एक्सपेंसेस और क्रेडिट में दिखा रहे हैं इनकम। अब आपकी कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 पार्ट 2 में जो प्रॉफिट एंड लॉस बनती है वो ऐसे स्टैंडिंग फॉर्म में बनती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस की खासियत मैं आप लोगों को बताता हूं। तो सबसे पहले पर्टिकुलर, जिसमें आप लॉस, एक्सपेंस, प्रॉफिट्स दिखा रहे होंगे। अगला नोट नंबर है, किसी में अगर आपको डिटेल में खोल के नीचे दिखाना हो। उसके बाद आपके पास में एक है करंट ईयर और उसके आगे है प्रीवियस ईयर। करंट ईयर में करंट के रिवेन्यू और लॉस दिखाएंगे, और प्रीवियस ईयर में जो पहले के रिवेन्यू और लॉसेज है उनको दिखाया जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ में, इस प्रॉफिट लॉस की वन बाय वन टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है बेटा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे सेल्स जो है वो आपको दी हुई है। इस सेल्स में आपने ऐड करना है, सेल्स में से अगर कोई सेल्स रिटर्न है या फिर उसे रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, तो आप उसमें से माइनस कर दीजिए, और आपके पास में जो है वो टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे बचेगा। उसके बाद अदर इनकम इसमें आप ऐड करिएगा, जैसा कि लिखा हुआ है। अदर इनकम होता है जैसे कमीशन से रुपया मिलना, डिस्काउंट से, रेंट से रुपया मिलना, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव होना, किसी कंपनी में आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया हो तो डिविडेंड रिसीव करना, अदर इनकम्स में आ गया। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम को जोड़िएगा, आपकी बन जाएगी टोटल इनकम। क्लियर है बेटा?
टोटल इनकम को एक नाम दे दीजिए, जैसे ए नाम दे दो या फर्स्ट ऐसे करके नाम जो है दे दीजिए। यहाँ पे आपकी इनकम सारी आ चुकी है। अब बेटा आप लोगों ने जो है एक्सपेंसेस लिखने हैं, एक्सपेंसेस को बी नाम दे दीजिएगा, ठीक है। सारे एक्सपेंस यहाँ लिखने हैं वन बाय वन, वो भलाए ट्रेडिंग के एक्सपेंसेस हो या फिर प्रॉफिट लॉस के सारे एक्सपेंस यहाँ पे लिखने हैं। तो जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हमने क्लास 11th में सीखा था ट्रेडिंग के अंदर। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में हमारे पास क्या आते हैं, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं जो फैक्ट्री के खर्चे होते हैं, जैसे फ्राइट वगैरह, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह, वो सब वहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में हम लोग जो है लगा सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल होता है किसी भी चीज़ को बनाने की क्या कॉस्ट आई, वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में होता है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अगर आपने इस साल कुछ स्टॉक परचेज किया, वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो सकता है, फिनिश गुड की फॉर्म में हो सकता है, तो परचेजेज यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री को बड़े ध्यान से याद रखिएगा। चेंज इन इन्वेंट्री होता है कि इस साल आपकी इन्वेंट्री में कितना चेंज आया, वो पता चलता है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की मदद से। तो आपने ओपनिंग स्टॉक में से अगर क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दे तो आपको पता चलेगा कि चेंज इन इन्वेंट्री कितना हुआ है। यहाँ पे ना इकोनॉमिक्स और अकाउंट अलग होती है बेटा। इकोनॉमिक्स कहती है चेंज इन इन्वेंट्री कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग, लेकिन अकाउंट का रूल याद रखिएगा, चेंज इन इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट वन आपके पास एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस, अगर कंपनी ने कोई किए हैं एम्प्लॉयज के लिए वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। फाइनेंशियल कॉस्ट इस साल की आपके पास कितनी रही, कितना पैकेजिंग का, कितना एडमिनिस्ट्रेशन का, कितना जो है ऑफिस के एक्सपेंस हुए, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। डेप्रिसिएशन और अमोरेटाइजेशन दो वर्ड है। टेंजिबल एसेट पे जब डाउन होती है तो जो लगाया जाता है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे प्लांट जब डाउन होगा तो उस पर जो लगाया जाता है वो डेप्रिसिएशन होगा। अमोरेटाइजेशन होता है जब इंटेंजिबल एसेट्स पे आप लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इंटेंजिबल एसेट लाइक आपका पेटेंट का वैल्यू डाउन हो रहा है तो जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं बेटा अमोरेटाइजेशन। क्लियर है। नेक्स्ट वन आपके पास में अदर एक्सपेंसेस होंगे, ये सब लिखना है और फिर आपने एक्सपेंस का टोटल कर देना है। इसका नाम दे दीजिए बी। ए क्या था, वो आपके पास था टोटल रिवेन्यू, बी क्या हो गया टोटल एक्सपेंसेस। अब आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आप अपने टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा और फिर उसी में से टैक्स को लेस करिएगा और आपके पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इस तरीके से जो है बेटा आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बन के तैयार हो जाएगी। क्लियर है। तो आज की क्लास में हमने दो बेहतरीन टॉपिक सीखे जो थे बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के लिए। तो बड़े ध्यान से आप इन दोनों के फॉर्मेट्स जो है लर्न कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो आज की बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे यही था। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, ठीक है बेटा। बाय।